उद्घोषण बायोलॉजिकल जबरदस्त स्टडी के बाद आइए पूनम की तरफ फिर चलते हैं। सर्वप्रथम सूर्यसेवा माधलाता बुआ, सूर्यसेवा माधलाता विदार, सूर्यसेवा माधलाता सगाबेन, सूर्यसेवा माधलाता मुठवालिंगो, सूर्यसेवा माधलाता परसापेन, सूर्यसेवा माधलाता फड़ापेन, सूर्यसेवा सुखितान, सेवा बिग बंदोर कल का मोक्ष सेवा किन करो। गोंडवाना की पवित्र भूमि, हमारी जन्मभूमि, जिसको कचारगढ़, कोयली कचारगढ़, लोहागढ़ अनेक अनेक संज्ञाओं से जिसको नामकरण किया गया है, वहां पर हमारे पूर्वज आदि गोया मित्रा हीरा सुको, कुपार लिंगो, गंगोरा तारदाई, कलिकंकाली, शंभू गौरा और बूंदपन, नालुमपन, सयुमपन, सारुमपन और वरुणपन और समस्त पेन पाठ पुरखा शक्तियों को मैं अपनी सेवा अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात इस भूमि को शुरू से निरंतर आज तक जिन्होंने गति प्रदान किया, जिन्होंने बीज लगाया, दादा हीरा सिंह मरकाम, कंगाली दादा, तराम साहब और न जाने कितने पुरखा शक्तियों ने जिसने अपने पसीनों से सींचा, ऐसा मैं पेन पुरखा शक्तियों को भी अपनी सेवा अर्पित करता हूँ। मैं अपनी सेवा अर्पित करता हूँ इस श्रेष्ठ मंच में विराजमान जितने भी हमारे मुसराल, भुमकाल, प्रकाश सलामे जी और करुणकांत जी, जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको सेवा अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात इस उच्च महासभा में कचारगढ़ के इस गोंडिया करसार में शामिल हो रहे हमारी दाऊ सुप्पी और हमारे दाऊ सुप्पी, उनको भी मैं अपनी सर्वोच्च सेवा अर्पित करता हूँ। अध्यक्ष के नाता आज मैं यहाँ लगभग 4 बजे से, 4 बजे नहीं लगभग 2 बजे से बैठा हूँ। अध्यक्ष होना भी एक तरह बंधन होना यह साबित होता है, क्योंकि लास्ट में सारा कंक्लूजन, सारा जो मानवीय का निचोड़ होता है उसको बताना पड़ता है। कौन क्या बोला, किस शब्द के बारे में बोला, सब के बारे में निचोड़ बताना पड़ता है। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं क्योंकि प्रधान पारी परेव के मरकाम बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। सामाजिक कार्य के रूप में दलदल कोई गोटुल कचारगढ़, जो कहना चाहिए एक यूनिवर्सिटी है, समस्त भारत में चलायमान जो गोकुल व्यवस्था है उसका सेंटर है, वहाँ का मुख्य के रूप में अपना जिम्मेदारी वहन कर रहा हूँ। मुख्य एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी के पद होता है, उसको नॉलेज, स्टडी, रिसर्च, एंथ्रोपोलॉजी, पैथोलॉजी, ट्रेडिशनल, आर्कियोलॉजी, ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल सिस्टम, ट्राइबल कस्टम स्टडी, न जाने कितने अनेक अनेक प्रकार के ज्ञानों का स्टडी करके रखना पड़ता है और पूरे समाज की तरफ से उसको प्रवक्ता के रूप में अपने आप को पेश करना पड़ता है। मैं धन्य होता हूँ और भाग्य समझता हूँ इस कचारगढ़ के गोकुल, जिसको गोंडवाना गणतंत्र गोकुल का नाम दिया गया है, वहाँ का मुखिया पद के रूप में अपनी सेवा दे पा रहा हूँ। यहाँ पर कई बार सुनकर आई, कुछ सवाल हुआ है, मैं पहले ही बोला था कार्यक्रम के प्रारंभ में कि कोई भी व्यक्ति सवाल कर सकता है मानवीय के ऊपर, पुनम के ऊपर, रीति रिवाज संस्कार के ऊपर, पारिव्यवस्था के ऊपर, किस मंडों को कैसे मनाना है, किस नेम को कैसे मनाना है, पिंड नेम, मंड नेम और कुंड नेम, इन चीजों को क्यों मनाना है। हम में 3 नेम के होता है, दूसरे में तो 16 नेम होता है। कब क्या चीज को कैसे करें, मुहूर्त कैसे निकाले। अब सबके घर में प्रॉब्लम है, शादी का मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, लेकिन कोई नहीं बताता।
चलिए आज कुछ प्रश्न खड़ा होकर आए हैं। इसमें सवाल आया है कि हम लोगों में इंटरकास्ट मैरिज अंतरजातीय आदिवासियों में बहुत हो रहा है और इसका रोकने का कारण क्या है। दूसरी बात आया गोटुल के ऊपर कि गोटुल को न जाने कितने नामों से अलग अलग व्याख्या करते हुए, अलग अलग उसका मायने बताते हुए हमको डिग्रेड करने के लिए, हमको नीचा दिखाने के लिए न जाने कितने अलग अलग अर्थ करते हैं। वैसे एक और शब्द आता है रूढ़ी प्रथा। रूढ़ी प्रथा शब्द आता है। रूढ़ी प्रथा का मतलब किसी को पूछेंगे तो बोला जाता है प्राचीन व्यवस्था के मानने वाले। रूढ़ी प्रथा का अर्थ बताते हैं लकीर की फकीर की व्यवस्था को मानने वालों, कुरीति व्यवस्था को मानने वालों, गलत रीति रिवाज के मानने वालों, ऐसा व्यवस्था को मानने वालों को रूढ़ी प्रथा मानने वालों कहा जाता है। और आपके ऊपर सवाल होता है, हमारे कलेक्टर IAS IPS के ऊपर भी पूछा जाता है कि रूढ़ी प्रथा क्या है, लेकिन नहीं बता पाते। पहले सब आपको जानना पड़ेगा कि रूढ़ या रूढ़ी शब्द का अर्थ क्या होता है। चलिए आपके शब्दों को ही लेता हूं मैं। रूढ़ या रूढ़ी शब्द का अर्थ क्या होता है। नॉर्मली यह मान्यता है रूढ़ी प्रथा कि ये प्राचीन कोई पद्धति है, लकीर का फकीर है, अंधविश्वास के दायरे में है, कुरीति है, पर ऐसा नहीं है। रूढ़ मतलब होता है मूलवादी सिद्धांत। रूढ़ मतलब होता है जड़। जो व्यक्ति, जो समाज प्रकृति के मूलवाद सिद्धांत को मानता है, जड़वादी सिद्धांत को मानता है, मूलवादी सिद्धांत को लेकर अपने जीवन यापन करता है, अपने दैनिक जीवन और अपने सांसारिक जीवन के तहत अपने को एडाप्ट करके रखता है, उसी व्यवस्था को रूढ़वादी व्यवस्था कहा जाता है। दूसरा शब्द होता है रूढ़ का वास्तविकता के आधार पर जांच परख कर और एहसास करने के बाद जिस व्यवस्था को हम एडाप्ट करते हैं या अपनाते हैं उसको रूढ़ प्रथा कहा जाता है। जैसा कि हमारा सगा मानवी होता है, सगा मानवी होता है आर्टिकल 13(3) का संविधान की धारा 13(3) उसके उपखंड क के अंतर्गत आपको रूढ़ी प्रथा का दर्जा का अधिकार मिला हुआ है। रूढ़ी प्रथा का दर्जा का अधिकार मतलब होता है आप कोई भी अगर तलाक से संबंधित, गोदनामा से संबंधित, संपत्ति के अधिकार के संबंधित, शादी विवाह बेटी बेटा के संबंधित कोई भी विवाद होता है तो आपको कोर्ट कचहरी, थाना या सेशन कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आपके मानवी, आपका जाति पंचायत को यह अधिकार है इन सब को जो भी मामला आता है आपको निपटाने का। अब निपटाने कैसे निपटाया जाता है। मान लिया मानवी है, आप कोई समस्या लेकर आए, मानवी में लाए, तो मानवी में वही लोग जज के रूप में बैठते हैं जो लगातार आपके संपर्क में रहते हैं, रोज आपको जानते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं, आपका कोई केस, जैसे कि पति पत्नी की लड़ाई झगड़े का कोई केस आया, आप सेशन कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट में जज वही देखता है जो वकील सामने पेश करता है। वास्तविकता का ज्ञान उसको नहीं रहता जज को, और कभी भी गलत डिसीजन दिया जा सकता है। लेकिन जो ट्राइबल का मानदी सिस्टम है, ट्राइबल का जो न्याय प्रणाली सिस्टम है, ट्राइबल का जो न्याय करने की पद्धति है, जो वास्तविकता के आधार पे है और वो महसूस करके डिसीजन करता है। क्योंकि जो जज के रूप में बैठा है वो लगातार आपको जानता है, वो लगातार जान जाता है कि लेडीज़ में प्रॉब्लम है कि जेंट्स में प्रॉब्लम है, वो एहसास करके डिसीजन करता है। इस पद्धति को रूढ़िवादी पद्धति या आर्टिकल 13(3) का कस्टम या कस्टमरी लॉ ऐसा कहा जाता है। और हमको हर घर में रूढ़ी प्रथा का जाति पंचायत बनाना है। अब ये कहा जाता है कि पैसा एक्ट, प्रिवेंशन, एक्सटेंशन, शेड्यूल एरिया, पैसा के तहत ही जाति पंचायत बनाने का अधिकार है। मैं बोलता हूँ गलत है ये। आपको जाति पंचायत बनाने का अधिकार
सिर्फ पैसा के अंतर्गत नहीं है। आप जहाँ निवास करते हैं, आप कचारगढ़ में निवास करते हैं, आप नागपुर में भी निवास करते हैं। मान लीजिए नागपुर में शेड्यूल ट्राइब एरिया नहीं है, 5वीं अनुसूची नहीं लगा है, पैसा एक्ट लागू नहीं होता है, लेकिन अगर 100 गोंड के घर है तो 100 गोंड भी मिलकर नागपुर में जाति पंचायत का निर्माण कर सकते हैं। आर्टिकल 13(3) कहता है, सुन रहे हैं, नागपुर में भी जाति पंचायत विदाउट पैसा एक्ट के तहत बन सकता है और आप अपने खुद का डिसीजन कर सकते हो। इतना पावर है ट्राइबल को या गोंडवाना को। ये तो रूढ़ी प्रथा हो गया। दूसरा हो गया गोटुल। गोटुल के बारे में हमारे कई अलग अलग साथी अलग अलग विचार रख के गए। कई लोगों ने बोला कि गोटुल लया और लयोर का एक संबंध बनाने का मीडिया है या स्थान है। ऐसा नहीं है। गो और टुल, गो का मतलब ज्ञान भी होता है, गो का मतलब जमीन भी होता है गंडोदाई, और गो का मतलब बीज भी होता है। अब गोटुल के अर्थ को समझने के लिए हमको मानव जीवन का फिलॉसफी में जाना पड़ेगा। हर मनुष्य इस संसार में आया है और सबका उद्देश्य है जीने का। हर मनुष्य जी रहा है, कोई पाप पुण्य के लिए जी रहा है, कोई मोक्ष के लिए जी रहा है, कोई स्वर्ग नरक के लिए जी रहा है। लेकिन एक गोंड क्यों पैदा होता है? उसके जीने का मकसद क्या है? वो क्यों जीवन जी रहा है? उसके मानव रूप या गंड रूप जीवन जीने का उसका मकसद क्या है? वो क्यों पैदा हुआ? इस चीज़ों को अगर जान जाएंगे तो आप गोटुल का अर्थ भी समझ जाएंगे। एक गोंड जब किसी सगा समाज के घर में पैदा होता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि इस प्रकृति को कैसे चलायमान किया जाए। वो कभी भी स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, मोक्ष या परा जो संस्कृति है उसके लिए नहीं जीता कोई भी ट्राइबल या गोंड। सिर्फ उसका एक ही काम है कि जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे को पैदा किया, मैं वैसे बच्चा पैदा करके इस संसार से जाऊंगा, ताकि आने वाला ये संसार कभी भी गंडज, आदमजात, इंसानियत या मानव से विहीन न हो और ये प्रकृति, ये संसार, ये जीवन, ये धरती लगातार चलते रहे। बस यही हमारा मकसद है। इसी व्यवस्था को सिखाने के लिए, एक बीज से दूसरे बीज बनाने के लिए, क्योंकि मैं भी तो एक बीज हूँ ना, मैं अपने बेटे के रूप में एक बीज के रूप में परिवर्तित कर दूंगा, फिर मेरा बेटा दूसरा बीज में परिवर्तित कर देगा। यही मेरा अंतिम लक्ष्य है कि एक बीज से दूसरा बीज को कैसे बनाया जाए। इसी को सिखाने के लिए गोटुल का निर्माण किया जाता है। अब उसमें कई प्रकार के अलग अलग शिक्षा दिया जाता है। खेती है, किसानी है, गांव की रक्षा कैसे करना है, पशुपालन कैसे किया जाता है, इसके बाद और कई प्रकार के संगीत की शिक्षा कैसे दिया जाता है, पाटा डाका रुंजी की व्यवस्था कैसे किया जाता है, इन सारों की व्यवस्था गोटुल में किया जाता है। तो गोटुल एक बीज से दूसरे बीज बनाने का जो पद्धति है, एक जीवन को दूसरे जीवन में परिवर्तित करने की जो पद्धति है, इस संसार को, इस प्रकृति को आगे कैसे ले जाए, कैसे चलायमान करें और ये धरती, ये प्रकृति कभी भी सूखा ना पड़े, हमेशा हरा भरा रहे, इसी को सिखाने का जो स्थल होता है उसी को गोटुल कहा जाता है। आपको एक्सप्लेन करने की ताकत और पावर होना चाहिए, आपको कोई डैमेज नहीं कर सकता। आप बीज बनाने के प्रकृति में कई चीज़ है, उसमें स्त्री पुरुष के संबंध भी आते हैं। 18 प्रकार की कला का गायन किया जाता है, 18 प्रकार की कला। गोटुल में 18 प्रकार का कला का ज्ञान दिया जाता है, जिसमें एक संबंध होता है कि स्त्री पुरुष में कैसे संबंध, पारी व्यवस्था कैसा जोड़ा जाए, पारी व्यवस्था कैसे जोड़ा जाए, ये भी एक व्यवस्था होता है। अब मैं तीसरा समस्या आपके पास ले जाता हूँ। बंगाल के सच्चिदानंद जी ने एक सवाल किया है, उससे पहले मैं सूरज साहब मरकाम जी हैं,
बंगाल का उनका कहना था कि कचारगढ़ में चलने लायक जगह नहीं है, पेड़ पौधे लटके हुए हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि प्रकृति को प्रकृति के तहत ही रहने दीजिए। कोई भी अगर बनावटी चीज़ करेंगे तो उसकी मौलिकता खराब हो जाएगी। इसीलिए कचारगढ़ को जो जैसा है मेरे हिसाब से वैसे ही रहने देना चाहिए, तभी उसकी महत्ता है। उसमें कोई भी बनावटी चीज़, आर्टिफिशियल चीज़ डालेंगे तो फिर वो प्रकृतिवाद नहीं रहेगा, बनावटीवाद के तहत चला जाएगा। इसीलिए जहाँ तक हो सके उसको कचारगढ़ को हमको वैसे ही रखना है जैसे हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं, तभी उसका मतलब निकलता है। एक अंतिम आपके समक्ष रखता हूँ, इसके बाद अगर कोई सवाल करता है पुणे के ऊपर तो एक सवाल जरूर कर सकते हैं, तैयार रहिएगा। गोंडवाना में जैसे तरुण निताम जी भी को मालूम है कि अभी गोंडवाना में और आदिवासियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उन्होंने गिनाया, आर्थिक समस्या, शैक्षणिक समस्या, कल्चरल समस्या, पुणे से संबंधित समस्या। ये समस्या तो है, लेकिन एक सबसे बड़ा समस्या है इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह। ये पूरा गोंडवाना और पूरे ट्राइबल को ख़त्म कर रहा है। जैसे दिमाग लकड़ी को ख़त्म कर देता है, वैसे अंतरजातीय विवाह पूरे ट्राइबल को ख़त्म कर देगा, जिसका दूसरा नाम है लव जिहाद। लव जिहाद भी एक शब्द आता है, वो ट्राइबल को ख़त्म कर देगा। इसको संभल कर रखना है। इसका रीज़न क्या है आइए आपको बताता हूँ, और इसका उपचार भी क्या है वो आपको बताता हूँ। इसका कारण है अज्ञानता, पारी व्यवस्था की अज्ञानता। पारी हम पारी बोलते हैं, गोत्र शब्द का अर्थ अलग होता है, गोत्र नहीं बोलता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। हम लोग पारी बोलते हैं। पारी का मतलब होता है जीववादी पद्धति को अपनाकर उससे परिचय देना। जीववादी पद्धति को अपनाते हुए अपना जो परिचय देता है उसी को पारी व्यवस्था कहा जाता है। ध्यान रखेंगे पारी शब्द का अर्थ। पारी का मतलब गोत्र नहीं होता, पारी का मतलब गोत्र नहीं होता। और संसार में दो प्रकार का सिस्टम होता है, एक ह्यूमनिस्ट सिस्टम और दूसरा एनिमिस्ट सिस्टम। हमारा जो पारी व्यवस्था है जीववादी पद्धति है, और जो हिंदूवादी का गोत्र व्यवस्था है व्यक्तिवादी पद्धति है। व्यक्तिवादी मतलब होता है वशिष्ठ, गौतम, फलाना ढेकाना कल जीवित थे लेकिन आज नहीं है। लेकिन जैसे मैं मरकाम हूँ तो आम का वृक्ष कल भी जिंदा था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस पारी व्यवस्था को एनिमिस्ट सिस्टम या फिर जीववादी पद्धति सिस्टम कहा जाता है, जिसमें आप अमेंडमेंट या सुधार नहीं कर सकते। अब पारी व्यवस्था की कमी क्या है? आप 19 या 20 राज्य में गोंड समाज होता है, मैं गोंड को ही ले रहा हूँ, अदर ट्राइब को नहीं ले रहा हूँ। 781 प्रकार के ट्राइब होते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हर के घर की समस्या है अंतरजातीय विवाह। अब पारी व्यवस्था का विभाजन कैसे हुआ है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये दो राज्य में 5 ग्रुप है, जिसको 3 देव, 4 देव, 5 देव, 6 देव, 7 देव। उड़ीसा और आपके छत्तीसगढ़ में। जैसे ही आप मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश में कहीं कहीं 5 व्यवस्था है और कहीं कहीं 4 व्यवस्था है। और छिंदवाड़ा और बैतूल इस साइड में सिर्फ 2 ग्रुप बना दिया गया है, एक सम और विषम। इसका क्या अर्थ होता है मैं बताऊंगा। महाराष्ट्र में जाएंगे तो 4 ग्रुप, नालुंग, सयुंग, सारुंग और एरुंग। तेलंगाना में जाएंगे तो वहाँ भी 4 ग्रुप दिखाई देता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ भी 4 ग्रुप दिखाई देता है। जब हम पुणे की बात करते हैं, पारी व्यवस्था की बात करते हैं, तो उस समाज के अंदर क्या प्रभावित हो रहा है उसका भी स्टडी करना आपको जरूरी है। कोई ऐसी व्यवस्था आप एडाप्ट करके नहीं तो चल रहे हैं जिसके कारण समाज को क्षति पहुंच रहा है, वो भी आपको बताना पड़ेगा गोंडियन धर्म के नाते। क्योंकि हर चीज़ जो हजारों साल पहले था जरूरी नहीं है कि आज सही होगा। अब हमने स्टडी किया कि सबसे ज़्यादा अंतरजातीय विवाह किस राज्य में है, गोंडों में। तो आपको बताते हुए
ये आश्चर्य हो रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंतर्जातीय विवाह है। मैंने रिसर्च किया है कई परिवारों के ऊपर। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सारे पारी व्यवस्था को 2 ग्रुप बना दिए गए हैं, एक 6 एक 7, सम और विषम। ध्यान से सुनेंगे, ये सम और विषम ये कहीं ना कहीं दूसरे का दिया हुआ शब्द है, समझ लीजिए। पारी कुपारलिंगों ने जब यहाँ पर पारी की रचना किया तो सांख्यिकी के आधार पे नहीं किया है, 1 2 3 4 के आधार पे पारी की रचना नहीं किया उसने पारी की रचना किया है पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतुओं के आधार पे किया है। एक बार और रिपीट करता हूँ, पांदी पारी कुपारलिंगों ने पारी की रचना किया तो किसी संख्या के आधार पे नहीं किया है पारी की रचना। पारी की रचना किया है पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतुओं के आधार पे। जैसे मैं मरकाम हूँ तो आम का वृक्ष, जैसे नेताम है तो जंगली कुत्ता, जैसे कि आपके चचाम पोरते हैं तो बाज, जैसे उइके छदैया है तो 4 का वृक्ष, जैसे मरावी मंडावी है तो नीलकंठ नाग। देख लिए हर जगह। लेकिन कहीं अगर आप सेवा गोंगो उपासना करते हैं वहाँ पर देव संख्या आप बता सकते हैं। सेवा गोंगो करने के जगह में 3 देव 4 देव 5 देव 6 देव 7 देव बोल सकते हैं। लेकिन जब शादी ब्याह का मामला आया तो आपको एनिमिस्ट सिस्टम जीववादी पद्धति उपारलिंगों की व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा, तभी आप बच पाएंगे। अदरवाइज सबसे ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज मध्य प्रदेश में हो रहा है। उसका रीज़न वही है कि आपने 2 ग्रुप में बना दिया। अब मरकाम नेताम पोरते उइके सब एक ग्रुप में बैठे हैं और एक ग्रुप में बैठा है मरावी और मंडावी और मस्कोले। और जब सबको आप भाई बहन बना लेंगे तो शादी किससे करेंगे? सबको आप भाई बहन बना लेंगे तो शादी किससे करेंगे? इसीलिए उड़ीसा में है क्या उड़ीसा के कोई बंधु? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इंटरकास्ट मैरिज बहुत कम देखने को मिलता है। उसके अगेंस्ट में आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन राज्यों में इंटरकास्ट मैरिज ज़्यादा है। अभी मैं इसमें काम करना चालू कर दिया हूँ और अभी मैं मध्य आपका बंगाल, असम और इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। वहाँ सिर्फ गोंड ही जानते हैं मैं गोंड हूँ, कोई पारी व्यवस्था जानता ही नहीं। सब के सब सिर्फ गोंड बोलते हैं, पारी व्यवस्था नहीं है। लेकिन बंगाल और कहीं कहीं राज्य में अभी पारी व्यवस्था का इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, बंदोबस्त किया जा रहा है। आपके मध्य प्रदेश में पारी की व्यवस्था का संकलन मैंने चालू किया है अभी, और वहाँ भी उपारलिंगों का मुंद पारी, ठीक है ना, मुंद पारी, नालुंग पारी, सयुंग पारी, सारुंग पारी और इसके बाद येरुंग पारी, ऐसा करके इस्टेब्लिश करने वाले हैं। तभी हम अंतर्राष्ट्रीय विवाह से बच पाएंगे। अब बहाना कैसे मिलता है अंतर्जातीय विवाह करने का? मान लीजिए मरकाम कोई लड़का है, वो डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। अब उसको चाहिए लड़की इंजीनियर चाहिए, लड़का ही डॉक्टर चाहिए, या अगर तहसीलदार बन गया तो लड़की भी तहसीलदार होना चाहिए, या फिर कलेक्टर बन गया तो लड़की को भी कलेक्टर होना चाहिए। ऐसा उचित है क्या बताइए? ये गलत है। इसी के कारण अंतर्जातीय विवाह हो रहा है और ये बहाना मिल जा रहा है आदमियों को। तो मैं तो अपने समाज में खोजा, भाई मेरा बेटा कलेक्टर है और बेटी कलेक्टर नहीं मिली अपने समाज में, तो क्या करूं? दूसरे समाज से मेरे को करना पड़ा। ये बहाना मिल जा रहा है। और 3 ग्रुप, अगर 5 ग्रुप आपके समाज में है, 3 देव 4 देव 5 देव 6 देव 7 देव, तो जैसे मैं मरकाम हूँ 3 देव का, तो शादी ब्याह करने का मेरे को 4 घर मिलता है। 4 घर में मैं लड़की खोजने जा सकता हूँ। लेकिन आपके मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही घर मिलता है, जिसका दुष्परिणाम हो रहा है कि आपको बहाना मिल जाता है कि मैं अपने समाज में तो खोजा लेकिन नहीं मिला, तो क्या करूं? मेरे को ज़बरदस्ती अंतर्जातीय विवाह करना पड़ा। अंतर्जातीय विवाह का दुष्परिणाम यह होता है कि बाहर की लड़की अगर अपने समाज में ले आए
तो बाहर की लड़की आके वो तो उसका रचा बसा दूसरा चीज़ है, आपके कल्चर, आपकी भाषा, आपकी बोली सबको खराब कर देगी वो। वैसे ही मान लीजिए हमारे समाज की बेटी, गोंड समाज की बेटी किसी जनरल में चली गई, जनरल में चली गई तो क्या हो रहा है, उस बेटी के नाम से जितना भी पेट्रोल पंप, आपका गैस एजेंसी, जितना जमीन जायदाद सारे उस बेटे के नाम से खरीद लिया जाता है। और ज़मीन का, उस पेट्रोल पंप का, उस गैस एजेंसी का पावर एक्सरसाइज कौन करता है? जनरल करता है। ऐसा करके आपका जल जंगल ज़मीन भी छीना जा रहा है और अंतर्राज्यीय विवाह के कारण आपकी भाषा बोली भी छीना जा रहा है। क्योंकि बाहर की लड़की आएगी वो तो वही बताएगी अपने आने वाले बच्चे को ना, जो सीख के आई है, वो गोंडी थोड़ी पढ़ाएगी हो, या फड़ा पेन की सेवा उपासना करो बोलेगी क्या? नहीं बोलने वाली। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिसर्च का भी, और इसको तभी दूर किया जा सकता है कि हम पारी व्यवस्था को कुपार लिंगों के तहत जो दिया गया है, मुंद पेन, नालुंग पेन, सयोंग पेन, सारुंग पेन, येरुंग पेन, 5 ग्रुप में बना कर रखें तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो अंतर जाति विवाह के कारण हमारी धन संपदा, जमीन जायदाद, सरकारी नौकरी, भाषा बोली, पहनावा ओढ़ावा सब छिन जाएगा। सारा चीज़ बदल देगी ये बाहर की लड़की कोई हमारे परिवार में आएगी तो। ये बड़ा चिंता की बात है। और ये सिर्फ गोंड समाज में ही नहीं, प्रधान में, भील में, मीना में, हो, मुंडा, संथाल, नागा, खासी, जयंतिया और सभी अलग अलग ट्राइब हैं, उन सब में अंतर्जातीय विवाद ज़बरदस्त चल रहा है। और आपको बताऊं, यूसीसी आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो उत्तराखंड में लागू हो चुका है, उसका ड्राफ्टिंग हमारे पास आया हुआ है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि पति या पत्नी में से कोई एक भी अलग धर्म में चली जाती है तो सीधा उसके आरक्षण के ऊपर प्रभाव होगा। यूसीसी का नियम है, जिसको डिलिस्टिंग कहा जाता है। तो आप बच के रहिएगा आगे चल के कि संवैधानिक अधिकारों को कैसे बचाएं, सामाजिक नेंग को कैसे बचाएं, अपनी भाषा बोली को कैसे बचाएं, अपने भाई जल जंगल ज़मीन को कैसे बचाएं। तो वो है अपने ही कास्ट में, अपने ही रीति रिवाज संस्कारों के मानने वालों में आपको अपने संबंध व्यवस्था करना पड़ेगा। और इसके लिए जब 20 राज्य में गोंडवाना बोलते हैं तो 20 राज्य में घूम के आपको शादी ब्याह करना पड़ेगा। सामान्यतः ये हो जा रहा है कि आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश में ही खोजते हैं, छत्तीसगढ़ में आइए, महाराष्ट्र में आइए, और प्रेम भाव से हमको एक दूसरे को गले लगाना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो सिर्फ राज करेगा गोंडवाना और घर में कोई दूसरा घुस के दूसरा राज कर रहा है, ये हो जाएगा। इसलिए मेरे बंधुओं, समस्त सगा बहनों, मेरा यही निवेदन है मुठवा पोए के नाते कि मेरा काम समझाना, आपका काम समझना। मैं फिर एक बार बताता हूँ, कुपार लिंगों ने जो पारी व्यवस्था बनाया वो संख्या के आधार पे नहीं बनाया है, सांख्यिकी के आधार पे नहीं बनाया है कि 3, 5 और 7 तीनों विषम हो गए और 4 और 6 सम हो गए। सम और विषम उसके आधार पे शादी ब्याह के लिए उसने नहीं बोला है। उसने पारी और गोत्र चिन्ह का समानता और असमानता, उसके आधार पे शादी ब्याह करने का आर्डर या फरमान जारी किया हुआ है। जैसे मैं मरकाम हूँ, मैं आम के वृक्ष को मानता हूँ। अब जो कोई भी आम के वृक्ष को मानता होगा उसके साथ मेरा शादी ब्याह नहीं हो सकता, वो है मेरा समान। लेकिन उसके कोई अलग हुआ तो वो है असमान। तो समानता और असमानता, इन शब्दों को आपको लाना पड़ेगा, सम और विषम को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कुपार लिंगों ने जो पारी व्यवस्था बनाया सांख्यिकी के आधार, वो 1, 2, 3, 4 के आधार पे नहीं बनाया है। पुनः मैं इन सब चीज़ों को करते हुए किसी के मन में कोई एक सवाल होगा तो तुरंत करिए, इसके बाद मैं इन चीज़ों को बंद करूंगा। और एक अर्जी विनती आपसे करता हूं, मुठवा पोए गोटुल होने के नाते इस कचारगढ़ के दलदल को ही गोटुल को नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये सब छोटे पड़ जाएंगे, उससे भी बड़ा गोटुल बनाने का हमने प्रण लिया हुआ है। दलदल को ही गोटुल को हमने कई भारत के अलग अलग छोटे छोटे राज्य के गोटुल से संपर्क किया।
कई अलग अलग राज्य के पेन थाने से संपर्क किया, सब के सब इस कचारगढ़ के गोटुल से जुड़ने वाले हैं और आने वाले भविष्य में भारत के 20 राज्य में रहने वाले, अब 20 नहीं हो सकता है भील और मीणा लोग भी इसी कचारगढ़ के गोटुल से जुड़ेंगे। क्योंकि अभी अभी मैं राजस्थान गया था डॉक्टर हीरा मीणा की बेटी की शादी करने। अब देख लीजिए, मैं पहले ही बोलते रहा हूँ, भारत में अगर आदिवासियों को कोई बचा सकता है तो वो है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के पास ही वो कस्टम है, रीति रिवाज है, संस्कार है, बाकी किसी टाइप के पास नहीं है। भले संख्या में सेकंड है, लेकिन हमको बड़ा भाई होने के नाते हम बड़ा भाई का दर्जा लेते हुए अपने साथ भारत के 781 प्रकार के आदिवासियों को छोटे भाई समझ कर लेके चलना पड़ेगा। नहीं तो सबसे पहले वो छोटे को काटेगा, बाद में हमको काटेगा। बकरी और मुर्गी, जब कोई कसाई मुर्गी को पकड़ने जाता है तो सबसे पहले उसको पकड़ता है जो खड़ा रहता है, और जो भगता है बड़बड़ बड़बड़ उसको नहीं पकड़ता, उसकी पारी लास्ट में आती है। तो हम भी वैसे करेंगे, खड़े नहीं रहेंगे, हर चीज़ के लिए स्टडी करेंगे। और हम ही नहीं, गोंडवाना ही नहीं, भील, मिंडा हो, संथाल, नागा, खासी, जयंतिया, जितने भी 700 प्रकार 81 प्रकार के आदिवासी हैं, उन सबको गोंडियन दशा और दिशा देंगे। ये हमारा प्रण है और ये दर्शन आपका लागू होगा कचारगढ़ के दलदल को ही गोटुल से। इस गोटुल को एक यूनिवर्सिटी के जैसा निर्माण करना है। जितने भी नॉलेजल व्यक्ति हैं, प्रकाश सलामे जी, मुकेश पेंदाम जी, तरुण नेताम जी, जिनके पास जो ज्ञान है, जिनके पास जो स्टडी है, उसी स्टडी उसी ज्ञान को आप गोटुल को समर्पित कीजिए। जिसके पास आर्थिक व्यवस्था का संकलन करने की स्टडी है तो आर्थिक व्यवस्था दीजिए, कृषि कार्यान्वयन उद्योग का धंधा है तो वो दीजिए, पारी व्यवस्था गोत्र व्यवस्था का करना है तो वो दीजिए। जो ज्ञान है हमको गोटुल को देना पड़ेगा और इसी गोटुल से भारत भर में अनेक छोटे छोटे जो गोटुल का निर्माण होंगे, यहीं से कंट्रोलिंग रहेगा, कंट्रोल सेंटर रहेगा। यहाँ पर नार गोटुल नहीं है, ये गढ़ गोटुल है। कचारगढ़ का दलदल को ही गोटुल गढ़ गोटुल है। सबसे इनिशियल प्राइमरी स्कूल होता है, उसको नार गोटुल कहते हैं। नार गोटुल के बाद होता है परिया गोटुल, परिया गोटुल के बाद होता है परगना गोटुल, परगना गोटुल के बाद होता है कोट गोटुल, कोट गोटुल के बाद होता है गढ़ गोटुल, और गढ़ गोटुल के बाद होता है पूर्व गोटुल। पूर्व गोटुल या गढ़ गोटुल एक टॉप यूनिवर्सिटी होता है जहाँ पर छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, उन व्यक्तियों को पढ़ाया जाता है कि जो छोटे छोटे बच्चों को टीचिंग करते हैं। जैसे कि बीटीआई जो टीचर लोग को पढ़ाने का जगह होता है, वो होता है ना गढ़ गोटुल या पूर्व गोटुल। तो आपका दलदल कोही का गोटुल गढ़ गोटुल है। इसको टॉप का नॉलेज का जगह हम बनाने वाले हैं। इसमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी, सबकी तन मन धन की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी कचारगढ़ के गोटुल से हम पूरे भारत भर में गोंडियन ज्ञान का, गोंडियन कस्टम का, गोंडियन मैथोलॉजी का, गोंडियन आर्कियोलॉजी का, गोंडियन मैथोलॉजी का यहीं से संचालित करेंगे। मुकेश जी तैयार हैं? सलामे साहब तैयार हैं? गोटुल के तहत हम सब वहाँ के स्टडी करेंगे और पूरे गोंडियन कल्चर को भारत भर में फैलाएंगे और भारत के समस्त आदिवासियों को एक करते हुए एक महानदी के रूप में कोई भी समस्या आता है किसी आदिवासी के ऊपर में तो हम उसका विरोध करेंगे और समस्त आदिवासियों को पूरी तरह बचाने के लिए शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान और उसकी संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, बोली, पहनावा, ओढ़ावा, खान पान, सारे चीज़ों को बचाने के लिए हम 781 प्रकार के आदिवासी एक होंगे, तभी बच पाएंगे। नहीं तो आने वाला समय, भारत का आने वाला समय भारत में रहने वाले आदिवासियों के लिए अच्छा नहीं है। संभल के रहना पड़ेगा आप सब हम लोग को, और एक रहेंगे तो ज़रूर हम काम कर सकते हैं। इसी के साथ ही किसी के मन में कोई एक सवाल होगा तो ज़रूर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं अपने इस पुनेमी व्याख्यान को आगे बढ़ाता हूँ। धर्मवाद खत्म किया जा सकता है,
वैसे धार्मिक उद्बोधन भी खत्म किया जाता है या पूर्ण विराम लगाया जाता है। लेकिन जैसे प्रकृति या पुण्यवाद खत्म नहीं होता, वो चलायमान रहता है कंटिन्यू, वो ट्रांसफरेशन या उसको मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। वैसे ही ये पुण्यवी व्याख्यान को मैं आगे बढ़ाता हूँ और जब भी आपकी सेवा करने का मौका मिला पुनः मैं पकड़ लूँगा इस पुण्यवी व्याख्यान के लिए। तो इस पुण्यवी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने स्थान को ग्रहण करता हूँ और इसके बाद यह माइक मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। आज का सेशन समापन की घोषणा कर दें। इस सेशन के समापन की हेलो 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 आज का यह मानदेय का सेशन जो लगातार मंथन, चिंतन, शोध, रिसर्च, स्टडी, एनालिसिस कई प्रकार का यहाँ स्टडी किया गया अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। कई लोग के नॉलेज वाले व्यक्ति यहाँ पर आए। आप लोगों का बड़ा मंथन किया, रिसर्च किया। आने वाले समय में और अच्छा से रिसर्च करके आपको इस पुण्यम के मार्ग पर ले जाएंगे, इस प्रकृतिवाद के मार्ग पर ले जाएंगे। इस हेतु मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बोलिए फड़ाल पेंता हीरा सुगा मुठवाना कुपार लिंगोना जंगोरा तार दाइना कली कंकाली दाइना शंभू गौराना। क्या सवाल है बेटा बताइए, माइक में बोलिए। पहले हेलो हेलो पहले अपना पता बताइए, नाम बताइए। हेलो मेरा नाम है संतोष सिंह खुसरो। मेरा डिस्ट्रिक्ट है सीधी जिला और मध्य प्रदेश के निवासी हूँ। बोलिए हेलो हेलो केपी दादा से मेरा निवेदन है कि मैं खुसरो गोत्रधारी हूँ, बट मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, तो केपी दादा से मुझे ये। चलिए खुसरो हमारे भाई है, मरकाम ग्रुप में आते हैं ये, ठीक है। खुसरो बाघोरी पाट पेन के दाता है। मरकाम का जो चिन्ह है, खुसरो मतलब होता है बाघ होता है। आपके ऊपर ये मान्यता है कि आपकी जो वंशवृद्धि दाई थी बाघ की खोल में घुसर गई थी, उसी के नाम से खुसरो आपका पारी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आपका जब शादी होता है एक बाघोरी पाट पेन होता है, तो मरकाम का पारी चिन्ह को आप ले सकते हैं। एक वृक्ष के रूप में आम का वृक्ष है आपका गढ़ है धमधागढ़, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद 3 गोत्र चिन्ह आपके हैं। आम का वृक्ष है, इसके बाद है बाघ है और इसके बाद मयूर का वृक्ष है। आपके वंशवृद्धि दाई नाम है, आपके कुल देवी का नाम धमधागढ़ त्रिशक्ति दाई है। आपके 3 देव होते हैं, 3 पेन होते हैं, मुंद पेन होते हैं, जुगाल पेन, सुकाल पेन, मुलाल पेन, ठीक है ना। आपके बाना का नाम है बाघ बाना। आपके आंगा बाना, डांग डोली, कुरो कौड़ी, एन पेर मड़ा, जोइत जवारा 16 पॉइंट होते हैं आपके, ठीक है ना। और किसी को अपने गोत्र के बारे में जानना होगा। सर आप ब्लड रिलेशन के बारे में आप 6 देव 7 देव इसके बारे में जो बोले इसमें होता है क्या, सम विषम अपन मानते नहीं, लेकिन हमारे ऐसा है अपन निसर्ग पूजक बोलते हैं, निसर्ग को मानते हैं। निसर्ग मतलब साइंटिफिक ऐसा देखा जाए तो सम विषम और पॉजिटिव निगेटिव ये आ गया उसमें, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के से ये मेल खाता है। अगर आप बोले कि पेड़ पौधे के हिस्से से होते सम विषम से नहीं होता रिलेशन, तो ये मेरे को ज़रा अलग सा लग रहा है। बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली बजाइए। खुसरो जी आपका मेरा नंबर अभी दूंगा, लिख लेंगे। और कोई भी सगा समाज को अपने पारी व्यवस्था का गोत्र चिन्ह, पारी चिन्ह, गढ़ गोत्र बाना के बारे में जानना है, मैं अभी नंबर दूंगा, उसको लिख लेंगे। हमारे भाई ने बोला है कि ऊनो और पुनो, धन और ऋण नहीं बोलते हैं, हमारे में भी शब्द है ऊनो और पुनो, वही रही अभी, वही नहीं, ऊनो और पुनो बोला जाता है। अभी क्लास चलेगा भैया आप लोगों का, वो चार्जेबल पॉइंट है। 20 साल हो गए गुणवाना आने के लिए। स्त्री और पुरुष को धन और ऋण नहीं बोल सकते। स्त्री और पुरुष को धन ऋण नहीं बोल सकते। वो दोनों में धन होता है, दोनों में ऋण होता है, ऐसा माना जा सकता है, ठीक है ना। प्लस और माइनस स्त्री पुरुष को नहीं माना जाता। स्त्री और पुरुष को एक्स और वाई क्रोमोसोम माना जाता है। क्यों जी मुकेश जी,
स्त्री या पुरुष को एक्स और वाई क्रोमोसोम माना जाता है, धन और ऋण नहीं माना जाता। तो धन और ऋण वो भौतिक एक चीज़ है, वो किसी जीव के ऊपर आधारित नहीं है। जैसे कि बल्ब जल रहा है, ये है पॉजिटिव निगेटिव। ऊनो पूनो एक चार्जेबल पॉइंट है, उस चार्जेबल पॉइंट के कारण आपका बिग बैंग थ्योरी होता है। बिग बैंग थ्योरी होने के बाद साई लांगरा की उत्पत्ति होती है। साई लांगरा के बाद दायरदा और सुक्ति का विकास होता है। दायरदा और सुक्ति के बाद आधुनिक मानव के रूप में या गंड जीव के रूप में पैदा होते हैं। ऐसा करके जीव उत्पत्ति का सिद्धांत जो होता है वो धन और ऋण नहीं है, वो एक चार्जेबल पॉइंट है। चार्जेबल पॉइंट है, प्लस और माइनस उसके आपस में टकराने से भौतिक नियम के तहत एनर्जी का सोर्स निकलता है। उस एनर्जी के सोर्स से एक बिग बैंग थ्योरी होता है, जिसके तहत नया जीवन, नया सृष्टि का विकास होता है। जीवन का कारक है लेकिन जीवन नहीं है वो, याद रखेंगे। ऊनो पूनो शक्ति जीवन का कारक है लेकिन जीवन नहीं है, उससे आगे जीवन बनता है। तो मेरे सगा जी, धन और ऋण स्त्री पुरुष के ऊपर लागू नहीं होता, वो साई लांगरा की शक्ति की उसके ऊपर लागू है। एक शक्ति मेरे अंदर है जिसको लांगरा की शक्ति, और माता के अंदर जो शक्ति है उसको साई की शक्ति होता है। मेरे अंदर जो एक शक्ति है जिसको एक स्पर्म कहा जाता है, और माता के अंदर एक शक्ति है जिसको अंड कहा जाता है। इन्हीं दोनों के मिलाप के कारण ही नए जीवन का सृजन होता है। ये परम सत्य है। इसी को कोया पुण्यम कहा जाता है, इसी को पुण्यम कहा जाता है, इसी को प्रकृति। इसी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या है? लिंग का भेद होता है। लिंग का भेद होता है। जैसे मैं पुरुष हूँ, कोई आदमी है, तो 13 साल के जब हम होते हैं तो ऑटोमेटिक प्रकृति में अपने आप हम लोगों में आपसी अट्रैक्शन आता है। एक लड़का एक लड़की की तरफ आकर्षित होता है और एक लड़की एक लड़का की तरफ आकर्षित होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बायोलॉजिकल फिलॉसफी है, न कि आपका फिजिक्स का केमिस्ट्री है। फिजिक्स में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं, फिजिक्स का लॉ अलग हो सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल जो लॉ होता है कि 13 साल की लड़की और 13 साल का लड़का में आपस में जो खिंचाव होता है, आपस में जानने लगते हैं, वो एक बायोलॉजिकल अट्रैक्शन है। उसको फिजिक्स के नियम के तहत आप हर जगह स्थापित नहीं कर सकते। जैसे प्लस माइनस इस बल्ब में जल रहा है, प्लस और माइनस, ये फिजिकल है, ये कोई जैविक पद्धति नहीं है। ये धन और ऋण है, ये धन ऋण है, वहाँ लागू होता है अट्रैक्शन, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैग्नेट में 2 पोल होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, प्लस और माइनस। पर मैग्नेट एक फिजिकल या भौतिक का नियम के तहत चलता है, कोई बायोलॉजिकल नहीं चलता। क्यों जी, चलता है क्या? और हम आदमियों में, जीव जंतु वनस्पतियों में बायोलॉजिकल सिस्टम चलता है। एक वक्त में दोनों में एक आकर्षण आने लगता है अपने आप। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई शिक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। लड़का और लड़की में एक निश्चित आयु के बाद दोनों में अट्रैक्शन होने लगता है। ये अगर अट्रैक्शन ना हो तो किसी भी स्त्री पुरुष में शादी नहीं होगा। प्रकृति ने ऐसा निर्माण किया है दोनों में ऑटोमेटिकली कि दोनों में अपने आप फिजिकली एक अट्रैक्शन होता है, जिस अट्रैक्शन के कारण एक स्त्री एक पुरुष, 2 प्रकार के अलग अलग लिंग आपस में आते हैं, दोनों का मिलन होता है और नया जीवन का संचार होता है। ये परम सत्य है। तो एक जगह काम करता है, उसी को आप मैथोलॉजी में करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। बायोलॉजी का अलग होता है, केमिकल का अलग हो सकता है और फिजिकल का अलग हो सकता है। तो इसी के साथ ही मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, नंबर नोट कर लीजिए। कभी भी पूनम के संबंध में कोई भी सवाल रहे, शादी करना है, कैसे मुहूर्त निकालना है, कब शादी करें, कब ना करें, ठीक है ना, किस त्यौहार को कैसे मनाना है, कैसे पारिव्यवस्था गोत्र व्यवस्था के मेरे को शादी होगा, इसको जब भी करना है किसी भी समय मेरा फ़ोन नंबर में फ़ोन लगाइए और मैं सही आपको जवाब दूंगा। जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म आप भरते हैं, आपको 4 दिन हो जाता है लेकिन नहीं भर पाते, 2 मिनट लगेगा भरवाने में हमको। आपके जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है, मैं चैलेंज करता हूँ 2 से 3 मिनट लगेगा। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 94
2528347 BSNL का नंबर है 9425283847। दूसरा मैं आपसे विनती करता हूँ, कोई भी बच्चा गोंड समाज का या कोई भी आदिवासी समाज का ट्राइबल मैटर पर अगर रिसर्च कर रहा है, PhD कर रहा है, तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। मेरे से, मुकेश से, सलामे दादा से ज़रूर संपर्क करें। बहुत बढ़िया थीसिस उनको लिख कर दिया जाएगा। और अपने बारे में खुद लिखिए, क्योंकि आपके बारे में किसी दूसरे ने लिखा है, इसलिए डोमिनेट करके लिखा गया है। आप अपने बारे में खुद PhD करेंगे, अपने बारे में खुद लिखेंगे तो बहुत बढ़िया लिखेंगे। इसी के साथ ही मैं इस पुण्यमी व्याख्यान को आगे बढ़ाता हूँ। बोलिए फड़ाल पेंता। सेवा सेवा सेवा।